रेट ऑफ चेंज एंड लिमिट्स को डिफाइन किया गया है। इसको सिंपल एग्जांपल के साथ अगर आप पढ़ें, स्टडी करें, तो ये अगर आपके पास कोई एक बॉडी है और वो, या इस तरह से एज्यूम करें कि एक रॉक है, वो पत्थर का एक टुकड़ा है जो कि 150 फीट की क्लिफ से गिरता है और ज़मीन पे आके टकराता है। जब वो ज़मीन पे टकराएगा तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन जब वो शुरू करेगा तो वो बिल्कुल स्टैटिक फॉर्म में है, उसकी वेलोसिटी नहीं है। जब गिरना स्टार्ट करेगा तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो आ जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपके पास जब वो स्ट्राइक करेगा उसके साथ आके ज़मीन के साथ, तो उस वक्त आ जाएगी। ठीक है जी। ये पहली एग्जांपल लिखी हुआ है, रॉक फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 फीट क्लिफ, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड ऑफ फॉल, ड्यूरिंग द 1 सेकंड इंटरवल बिटवीन सेकंड वन एंड सेकंड टू। पहले वाले में आपने फाइंड आउट करना है कि जी पहले 2 सेकंड के दौरान उसकी स्पीड क्या होगी, और दूसरे में आपने बी जो पॉइंट है उसमें फॉलो करना है, फाइंड आउट करना है कि ड्यूरिंग द 1 सेकंड इंटरवल बिटवीन सेकंड वन एंड सेकंड वन और टू के दरमियान उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी। फिजिकल एक्सपेरिमेंट शोज दैट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट टू द फॉल फ्रीली near the surface of the earth will fall। इसकी जो इक्वेशन है वो, सर जी स्क्रीन नहीं शो हो रही। चलो मैं चेक कर रहा हूँ। अब शो हो रही है आप लोगों को स्क्रीन? नो सर। हो रही है सर, हो रही है। हमारे पास हो रही है सर। हो रही है सर। अच्छा, फिर ये आपका ना कोई इंटरनेट का इशू होगा। आप एक दफ़ा रिकनेक्ट करें, एक दफ़ा लीव करके मीटिंग को ना दोबारा रिकनेक्ट हो, तो मे भी आपके पास भी शो हो जाए। ठीक है सर। ठीक है जी। तो आपके पास जो इक्वेशन होती है वो ये है, y इज इक्वल टू 16t स्क्वायर f। ये किस तरह से आई है इसको छोड़ें। आपके पास लेट्स सी अगर ये कोई एक फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू 16 टाइम्स टी स्क्वायर। टी आपके पास टाइम है, तो जैसे जैसे आपके पास टाइम होगा बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा, तो आपका y जो है डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एंड जो है वो डिफरेंट होता जाएगा, वो इंक्रीज करता जाएगा या डिक्रीज करता जाएगा। तो आपका y जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ड्यूरिंग द फर्स्ट t सेकेंड द एवरेज स्पीड ऑफ द रॉक ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज द चेंज इन डिस्टेंस डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो डेल्टा y की असल में आपके पास चेंज है डेल्टा t के हवाले से, कि आपके पास टाइम जब चेंज हो रहा है, अगर आप शुरू करेंगे गिराने किसी चीज़ को, तो उसके ऊपर आपके पास t जो है वो ज़ीरो होगा, टाइम ज़ीरो होगा। और अगर आप 2 सेकंड के बाद उसको वैल्यूएट कर रहे हैं तो आपके पास फाइनल वैल्यू जो टाइम की आएगी वो आएगी 2। सेम इस तरह से t की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये पहली वाली इक्वेशन में, y की इक्वेशन में, तो आपके पास अगर 0 पुट करेंगे तो आपके पास इनिशियल वैल्यू आ जाएगी y की, और अगर टू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो आपने निकालना क्या है, इसका आइडिया ये है कि डेल्टा y आपने चेंज इन y निकालना है विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम। टाइम की चेंज के हवाले से आपके पास y की कितनी चेंज आ रही है वो आपने निकालनी है, कब, गिरने के 2 सेकंड के बाद। तो 16 इंटू टू स्क्वायर माइनस 16 इंटू जीरो स्क्वायर, और नीचे आपकी टाइम की चेंज आ जाएगी 2 माइनस जीरो। तो 16
जब आप इसको वैल्यूएट करेंगे तो आपके पास 32 फीट पर सेकंड उसकी स्पीड आ जाएगी 2 सेकंड के बाद। फ्रॉम सेकंड 1 टू सेकंड 2, अगर सेकंड 1 फ्रॉम सेकंड 1 टू सेकंड 2, 2 सेकंड मतलब 2 से आगे जो भी आपका लिखा होगा वो आपकी फाइनल पोजीशन होगी, और फ्रॉम से आगे जो भी लिखा होगा वो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी। सेम इस तरह फ्रॉम जो है वो 1 है, और 2 के आगे 2 सेकंड लिखा हुआ है, तो आपके पास फाइनल पोजीशन जो है वो 2 आ जाती है, और आपके पास इनिशियल पोजीशन 1 है। पहले वाले केस में इनिशियल पोजीशन आपके पास 0 थी, तो इस केस में उसने बताया हुआ है कि जी ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड इंटरवल बिटवीन सेकंड 1 एंड सेकंड 2, सेकंड 1 और 2 के दरमियान उसकी कितनी होगी। तो 1 और 2 के दरमियान आपके पास अपर लिमिट जो है वो 2 आ रही है, और लोअर लिमिट जो है वो 1 आ रही है। वही वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास उसकी स्पीड 48 फीट पर सेकंड आ जाएगी। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ चेंज का, कि जब आपका कोई भी चीज़ टाइम डिपेंडेंट हो तो वो रेट के लिहाज मतलब उसमें किस तरह से चेंज आ रहा था उसको आप रेट ऑफ चेंज कहते हैं। ठीक है जी। अब अगर आपके पास लेट्स सी अच्छा, अगर आपके पास इसको आप इस तरह से राइट डाउन करें कि आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड सीकेंड लाइन्स। ये कैसे होता है, गिवन आर्बिट्रेरी फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y आपका x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वी कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से आप y की चेंज जो है वो एवेल्युएट करना चाह रहे हैं। अब टाइम नहीं है बल्कि आप x के लिहाज से उसको चेंज करना चाह रहे हैं, एवेल्युएट करना चाह रहे हैं। ओवर द इंटरवल x1 x2, x1 x2 इंटरवल का मतलब ये है कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू या फाइनल वैल्यू x2 आ रही है और इनिशियल वैल्यू आपके पास x1 आ रही है। बाय डिवाइडिंग द चेंज इन वैल्यू y, that is delta y is equal to f of x2 minus f of x1 by the length of the interval delta x x2 minus x1 that is equal to h over which the change occurred। इस बात को सिंपल समझने के लिए ये है कि आपके पास कोई फंक्शन है that is equal to that is basically y is equal to f of x। जब इसमें आप x1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, लेट्स इसको y1 कह देते हैं, y1 is equal to f इंटू x1 हो जाएगा। अगर आप 2 पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, y2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है जी, ये दोनों आ गए। अब आपने निकालना क्या, आपने डेल्टा y निकालना। डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 बाय द लेंथ ऑफ इंटरवल। इंटरवल की लेंथ क्या है, x2 आपके पास फाइनल लिमिट आ रही है माइनस x1। इन दोनों को निकालेंगे तो इंटरवल की लेंथ आ जाएगी, डिफरेंस निकालेंगे तो इंटरवल की लेंथ आ जाएगी जिसको आप h कह रहे हैं। अब इसको अगर सिंपल मैथमेटिकली लिखें तो वो आपके पास क्या है, डेल्टा y और डेल्टा x आप एवेल्युएट करना चाह रहे हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, जितनी चेंज y में आई है डिवाइडेड बाय जितना आपका इंटरवल है, x की कितनी चेंज है, x की उस चेंज के लिए आपके पास y की कितनी चेंज आ रही है, ये आप एवेल्युएट करना चाह रहे हैं। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं ये डेल्टा x की इक्वेशन को देखूं तो डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू h। तो यहाँ से अगर मैं x2 की वैल्यू निकालूं तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h। यही x2 की वैल्यू आप ये f ऑफ x2 जो यहाँ पे डेल्टा y की जगह पे आपने लिखा था, डेल्टा y और डेल्टा x में डेफिनेशन के साथ जो नीचे लिखा हुआ है डेल्टा y और डेल्टा x दैट इज इक्वल टू f ऑफ x2 की जगह पे आप x1 प्लस h पुट कर, आपने किया कि x2 को यहाँ रहने दिया और x1 को यहाँ ले आए तो ये यहाँ माइनस हो रहा था, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा, x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय h। Notice that the average rate of change of f over this interval, the interval is x1 x2, is the slope of the line through the points p x1 f of x1 and q x2 f of x2।
या x1 y1 एंड x2 y2। फिगर दिखाई हुई इन ज्योमेट्री, अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड अ सीकेंट टू द कर्व। ये जो लाइन होती है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे किसी कर्व की, इसको आप सीकेंट लाइन कहते हैं। दस द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ f from x2 to x1 to x2 is identical with the slope of secant q। ये क्या बात है जी, ये इस पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब मैं x1 पुट करता हूँ, फर्स्ट करें मेरे पास x1 2 है, उसके लिए y की वैल्यू फर्स्ट करें 2 आ जाती है। जब मैं या इस तरह से समझने, मेरे पास x1 की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू 4 आ जाती है, और x2 की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या है जी 8 आ जाती है। तो ये एक असल में ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक कर्व होंगे। तो आपके पास सिर्फ ये पॉइंट और ये पॉइंट है, x1 f ऑफ x1, x2 f ऑफ x2, यानी y2 f ऑफ x2 से मुराद y2 है। ठीक है जी। अब आपकी ये जो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को टच करेगी, ये आपके पास असल में सीकेंट लाइन कहलाती है। और इसको वैल्यूएट कैसे करते हैं, जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो, ये आपके पास वैल्यूएशन का तरीका है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। आप डेल्टा वाई निकाल रहे हैं, डेल्टा वाई ये आ जाएगी, वाई पॉइंट कितना चेंज हुआ है 8 माइनस 4, और एक्स कितना चेंज हुआ है 4 माइनस 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास स्लोप आ जाएगी इस लाइन की कि ये लाइन कितनी टिल्टेड है। टेन जो होता है टेन थीटा इज इक्वल टू, उसमें क्या होता है आपके पास जो आल्टीट्यूड होता है वो डिवाइडेड बाय योर बेस। बेस आपके पास डेल्टा एक्स है और अल्टीट्यूड आपके पास डेल्टा वाई है एक ट्रायंगल का। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स करेंगे तो दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा आपका स्लोप के इक्वल होता है। तो इसलिए ये स्लोप है आपकी, ये जो लाइन आ रही है ये आपकी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी। तो ये असल में जो एवरेज वेरिएशन होती है किसी एक फंक्शन की उसके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है आपका। तो जो आपके पास एवरेज चेंज आ रही है ये आपके पास इनफैक्ट जो है वो स्लोप को गाइड कर रही होती है किसी भी फंक्शन की। जो भी फंक्शन हो, फंक्शन को जब आप प्लॉट करते हैं तो फंक्शन के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कर्व बनना शुरू हो जाती है। फंक्शन को 1 पुट करें, एक्स को 1 पुट करें तो फंक्शन की एक वैल्यू आएगी, 2 पुट करें, 3 पुट, 5 6 7, इस तरह से आप पुट करते जाएंगे तो आपके पास ये पॉइंट्स आते जाएंगे वाई, और इनको आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास कर्व बन जाएगी। हमारे पास तो भी प्रेजेंट केस है, इसमें आपके पास एक पॉइंट ये है एक्स का और एक पॉइंट ये है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब आप आपस में मिलाते हैं तो इसको सीकेंट लाइन कहते हैं, और ये आपके पास स्लोप देती है। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जो है ये आपके पास स्लोप देगी इस कर्व को। अगली एग्जांपल में आपके पास है देयर वर figure 1.2 shows how a population of fruit flies grew in 50 days experiment. The number of flies was counted at regular interval. The counted value plotted with respect to time and points joined by the smooth curve. Find the average growth rate from day 23 to 45. ये आपके पास कर्व आ रही है, ये कर्व गिवन है आपको। तो जब आपका टाइम ये एक्स एक्सेस पे आपके पास टाइम गिवन है 0 10 20 30 40 50 डेज की फॉर्म है। नंबर ऑफ फ्लाइज कितनी मक्खियां जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं इन दिनों में। तो पहले 0 0 पे 0 है, 10 दिन बाद आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी ये। फिर इस तरह से 20 दिन बाद आपके पास एक वैल्यू आ जाती है जो 100 के करीब है। या 30 दिन बाद अगर आप देखें तो आपके पास वैल्यू जो है वो 250 और 300 के करीब आ जाती है। 40 डेज के बाद अगर आप देखेंगे तो 300 और 350 के दरमियान वैल्यू आ रही है। ये जो इंटरसेक्शन होता है ये वैल्यू आपको मिल रही होती है उसकी फंक्शन की ना। अब आपने निकालना क्या है, आपसे पूछा गया है कि आपके फिगर शोज दैट अ पॉपुलेशन ऑफ फ्रूट फ्लाइज grew in a 50 days experiment. The number of flies was counted at regular interval. The counted value is plotted with respect to time. Time की रिस्पेक्ट से आपने नंबर ऑफ फ्लाइज को जो है प्लॉट कर लिया। एंड द पॉइंट्स ज्वाइंड बाय अ स्मूथ कर्व। Find the average growth rate from day 23 to day 45. 45 से लेके day 23 से लेके आपने 45 तक के दरमियान का जो रेट है वो आपने निकालना है, कितनी मक्खियाँ एक दिन में प्रोड्यूस हो रही हैं। समझ रहे? तो आपके पास ये जो है ये y की वैल्यूज आ गई, ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई।
x हमें x1 की वैल्यू दे दी है जो कि 23 है, x2 की वैल्यू 45 है। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो डेल्टा x आ जाएगा, जिसको HB कहा जाता है। तो 45 माइनस 23 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो डिवाइड हो जाएगा। ये डेल्टा टी जो आपका अगर टाइम डिपेंडेंट है डेल्टा टी आ जाएगा। अब अगर मैं कर्व के ऊपर देखूं तो जब मेरे पास 23 हैं, 23 डेज हैं, तो मेरे पास जो प्रोडक्शन है फ्लाइज की वो 150 है, 150 है। 150 आपके पास वाई की वैल्यू यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आती है 340। जो आपके पास फ्लाइज की वैल्यू है वो है 340। तो 340 माइनस 150 डिवाइडेड बाय आपके पास 45 माइनस 23। 340 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 23, दैट इज इक्वल टू 190 डिवाइडेड बाय 22, 8.6 फ्लाइज पर डे। एक दिन में 8.6 फ्लाइज जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। हमारी तो हो रही है सर। हो रही है यार हमारी तो। हो रही है सर। हो रही है सर। हो रही है सर। चलें, सही है, सही है। हो रही आप है। एक दफ़ा ना रिकनेक्ट हो जाएं, जिनको नहीं हो रही थी तो आपको भी होना शुरू हो जाएगी। असल में इंटरनेट का ना इशू है जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो रेक्टिफाई कर रही है उसको यूनिवर्सिटी। तो ये इनफैक्ट आपको स्लोप भी देगा कि आपकी कर्व की स्लोप क्या है। 3.6 फ्लाइज पर डे जो है वो आपको स्लोप बता रही है कि आपके पास स्लोप कितनी आ रही है। इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू आप ये चीज़ें एवेलुएट कर सकते हैं। अगर लिमिट की बात करें कि हाउ, तो लिमिट क्या है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन वैल्यूज। तो लिमिट्स की अगर बात करें, हाउ डज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 बिहेव्स नियर एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 अगर आप पुट करें तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 ओवर 0 हो जाएगी, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जिसको इस तरह से एवेलुएट नहीं किया जाता। अब आप इसको कैसे करेंगे? अब आप एग्जैक्ट 1 के ऊपर वैल्यूज एवेलुएट नहीं करेंगे, बल्कि इसके करीब करीब वैल्यूज एवेलुएट करेंगे, जिनको आप लिमिट्स के थ्रू एवेलुएट करते हैं। कैसे? इसको करने का तरीका ये होता है कि आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको अगर आप मतलब फार्मूला को खोलें तो वो क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो एक्स माइनस वन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा आपके पास रिजल्टेंट। अब जब आप x प्लस 1 की बात करते हैं तो 1 पुट करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो इस तरह के फार्मूलाज के थ्रू आपने जिस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन इनडिटर्मिनेंट हो रहा हो उसको रेक्टिफाई करके आपके उसके कोई ना कोई फंक्शन ऐसा होगा जो डिलीट होगा, या कोई ना कोई एक्सप्रेशन ऐसा होगा जो उसमें मसला कर रहा होगा, उसको आप डिलीट करेंगे। उसको आप डिलीट करेंगे ताकि उसकी इनडिटर्मिनेंसी को ख़त्म करके डिटर्मिनेंट किया जा सके। ठीक है जी। तो ये है आपके पास लिमिट्स का कॉन्सेप्ट। आगे जैसे जैसे इसके आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपके पास वैल्यूज हैं, इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट। एक्स नॉट आपका कोई भी फिक्स पॉइंट हो सकता है। एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एल। एल आपके पास कोई भी वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या होगी जब आप उसमें वैल्यूएट करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू बनेगी। फर्स्ट करें 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, तो वो एल है आपका, जो इनफैक्ट जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो आपके पास एल आ रही है। ठीक है जी। तो ये इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट है। जब आगे फॉर्मल डेफिनेशन आएगी तो उसमें आप देखेंगे कि उसके एक्सप्रेशंस को लिखा जाता है। जब इसको प्लॉट किया जाता है तो वो डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशन हैं
कैसे एक्सप्रेशन है वो मैं आपको इस फिगर से शो कर देता हूँ कि जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपको क्या बनता है, जब आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो इन चीज़ों को मिलाने से आपके पास क्या होता है, आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। सिंपल ये ग्राफ प्लॉट करना है कि x की वैल्यू फलां वैल्यू के लिए फलां क्या आएगा, फलां वैल्यू के लिए कितना आएगा। x की वैल्यू अगर आप -1 पुट करते हैं तो -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो y आपका 0 हो जाता है। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपके पास 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो y आपके पास 1 हो जाता है। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये आप इसको कर्व को जब ज्वाइन करते हैं तो ये आपके पास y का फंक्शन आ जाता है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दैट इज इक्वल टू x² - 1 x - 1। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है जी कि फंक्शन की वैल्यू आ जाती है। अब लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम यही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 2, जो हमने आंसर ऊपर निकाला था। तो उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, दैट वाज इक्वल टू x2 - x1 डिवाइडेड बाय x - 1, जो ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू थी। इसमें अभी आपने एक एक्सप्रेशन जो है x - 1 उसको एलिमिनेट नहीं करना, आपने जो जनरल वैल्यू है उसको लिखना है। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही है। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, उसके बाद सेशन को एंड करें। सर लिमिट वाला दोबारा बता दीजिएगा एक बार। जी लिमिट वाला रिपीट कर दीजिएगा फंक्शन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है और x की वैल्यू गिवन है, फंक्शन आपके पास गिवन है x² - 1 डिवाइडेड बाय x - 1, और आपके पास x की वैल्यू है 1 गिवन, 1 के ऊपर आपने इस फंक्शन को वैल्यूएट करना है। लेकिन जब आप वैल्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास 0/0 जो कि इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी और 0/0 इज योर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो ये आपके पास बन जाती है। इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए आप लिमिट को अप्लाई करते हैं। कैसे लिमिट को अप्लाई करते हैं, आप इसको वैल्यूएट करते हैं, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए x² - 1 को हम x + 1 और x - 1 लिख सकते हैं। जब आप इसको इस तरह से लिख देते हैं x - 1 इंटू x + 1, तो आपका x - 1 का एक्सप्रेशन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और फंक्शन आपके पास बच जाता है x + 1। अब अगर आप x की वैल्यू जो कि गिवन है दैट इज इक्वल टू 1 वो पुट करें तो आपके पास क्या होगा जी, 2 आंसर आ जाएगा। तो ये है बेसिक लिमिट का कॉन्सेप्ट। और इसको प्लॉट कैसे करते हैं, आप सिंपल वैल्यूज को प्लॉट करते जाएंगे तो आपके पास x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यूज आती जाएंगी, उनको आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते जाएंगे तो ये आपके पास जो लाइन है वो ऑब्टेन हो जाएगी। थैंक यू सर। ठीक है जी। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर जो है वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो हम कैंपस क्लास होगी उसमें इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर अटेंडेंस कैसे होगी? सॉरी, अटेंडेंस अटेंडेंस ये चैट में अपना मैंने कहा था कि रोल नंबर जो है ना वो लिखते हैं। ठीक है सर, लिख दिए हैं। जो चैट, हाँ जी, चैट आ रही है ना इसमें अपने रोल नंबर्स काइंडली लिखना है। अगर ठीक किसी ने है, नहीं लिखा तो वो दोबारा लिख के मीटिंग को लीव करें। ओके सर, थैंक यू, हाफिज। तैयब
तैयब जी जी। यार मैं आज तेरे पास आऊँगा तकरीबन 2 या 3 बजे। तो यार मैं शायद आज जाऊं मैं कहीं, तो मैं घर नहीं आऊंगा। यार मुझे काम है, इस वजह से तो आ रहा हूँ, वरना मुझे क्या आने की। नहीं नहीं, मैं बता दूंगा, अगर ना गया ना तो फिर मैं आपको बता दूं। ठीक हो गया। यार वो जो क्या नाम है, तुझे तो पता ही है ना, वो वर्नियर कैलिपर के जो इंचने इस्तेमाल की, वही बात लिखनी है। तुझे कहा भी तक के सेंड कर, अच्छा, मैं अभी कर देता हूँ। भी कर दे सेंड। हाँ, ओके। और ओके। आ जाना, अगर मैं ना गया तो फिर मैं आपको बता दूंगा, फिर आना हो तो आ जाना, कोई मसला नहीं है। सर ठीक है, मैसेज करके बता दें। चलो ठीक हो गया। अभी ये सेंड कर दे, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तो वो कंप्लीट करूँ मैं। ठीक। रात को तो वैसे मैं इधर घर ही आऊंगा, तो रात को आ जाना, कोई मसला नहीं। चल ठीक है। हाँ, मगरिब के बाद ज्यादातर फ्री। ठीक है यार। चलो फिर। शाहजेब। हाँ। हाँ, मुर्गे क्या कर रहा है? मैं अभी लीव करने लगा था। क्यों? शहजेब साहब तो जवाब ही नहीं देते रिप्लाई का, यार बड्डे मैसेज हाँ का। यार, कब देते हैं? यार किया तो है यार रिप्लाई मैंने। नहीं भाई, मैसेज पढ़ के आप रिप्लाई नहीं करते। नहीं, मैंने साथ ही तुम्हें कहा क्या हो रहा है ये वो, मैंने साथ ही रिप्लाई दिया। चेक नहीं कर ले किया, जाके। मेरे पास नहीं चेक आया। कर ले, मैंने किया है। हाँ। मैंने मैंने कल मैसेज किया तो उसका जवाब नहीं आया। नहीं, कल क्या मैसेज किया था? कल हाँ। मैंने किया था। नहीं, कल नहीं किया यार कोई भी। यार कल भाई, बल्कि जा ही नहीं रहे थे मैसेज बिल्कुल भी। नो सर्विस शो हो रही थी, नो सर्विस ये वो ना। रात को 7-8 बजे आए हैं सिग्नल्स मेरे इधर। पता है ऐसा व्हाट्सएप क्यों? में मैसेज मैसेज तो आपने पढ़ा हुआ है, वो तो मुझे पता है। ऐसा क्यों यार, वहाँ पे सिग्नल क्यों नहीं आ रहे थे? वो क्या कह रहा है? मैं क्या, वहाँ पे सिग्नल क्यों नहीं आ रहे थे, क्या वजह? यार वो कोई क्या कहते हैं, शायद कह रहे थे हजरत इमाम हुसैन का 40वां है, ये वो सारे रास्ते वगैरह भी ब्लॉक किए हुए थे ये वो। किसका? हर सर्विस 40वां? बंद थी। वो हजरत इमाम हुसैन किसका का। 40? किसका? यार वो हजरत इमाम हुसैन का। अच्छा, वो वो सारे इन्होंने किए रास्ते थे? वगैरह भी ब्लॉक किए हुए थे, हर चीज बंद हुई हुई थी ना, इसलिए। यार बड़ी अजीब बात है। दूसरा 40वें में रास्ता क्यों बंद करना? ओ भाई, सारा हमारे इधर इमरान खान बंद था, बल्कि जो राउफ है ना वो मुझे बार बार कर रहा हो मैसेज, यार तू अपना वो इस्लामियत का जो टॉपिक है ना, असाइनमेंट जो पे तूने बनानी है मुझे सेंड कर। मैं उसको सेंड कर रहा हूँ, जा ही नहीं रहा मैसेज ये वो ना। तो फिर आज सुबह थी सर्विस, रात को ना हमारे कल रात को 8 बजे आ गई थी, फिर मैंने आज सुबह सेंड किया उसको कि मैं इस पे असाइनमेंट बना के लेके आऊंगा। चल ठीक है, मजे कर। मजे तुम लोग करो, कुकड़ो। चलो मजे यार, ऐसा काम करन दे या तू अपने पे ही। चल ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। सामने कितना सामने
भाई ये होंदा ने सारा कुछ भी कबड्डी खेलते मैंने कबड्डी 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 मेरे कजन पर देना है